मैंने सिर्फ आपको बताना है, गाइड करना है, बाकी सारा करना आप लोगों ने ही है। अच्छा जी, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो उस वक्त एमिट होगी जब ट्रांजिशन जो है वो कंसेक्टिव शेल्स में होगी। ठीक है, इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आएगा तो बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो एमिट होगी और वो रेड कलर वाली होगी। ठीक है, तो 1/λ में आपने n की वैल्यू 3 पुट करनी है। ये जो n की वैल्यू 2 का मतलब ये नहीं है कि n का आपने 2 पुट करना है, ये बेसिकली ये p की वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू है, उन्होंने n लिखा हुआ है, तो p की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन इन द बाल्मर सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए देखें, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ साथ साथ कि ये हर चीज मैंने आपको लिखवाई है, जो चीज ना लिखवाई हो ना डिस्कस हुई होगी उसको हम एक्सप्लेनेशन में लेकर जाएंगे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज में उस वक्त होंगे जब वो इंफिनिटी से आएगा, n इज इक्वल टू इंफिनिटी, p इज इक्वल टू 2। उसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी मैंने आपको लिखवाया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड में वेवलेंथ ऑफ लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज इन रिडबर्ग कांस्टेंट, लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन यही होती है शॉर्टेस्ट। फोर में इन विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांजिशन वेवलेंथ विल बी मिनिमम, वेवलेंथ सर मिनिमम। लास्ट सर लास्ट का मतलब इनफाइनाइट लेवल से मतलब ट्रांजिशन होगी। इनफाइनाइट लेवल से, हाँ, जो शॉर्टेस्ट होती है। ओके सर। अब इसका मतलब जो कंसेक्टिव शेल्स वाली होंगी वो फर्स्ट होगी और जो इन्फिनिट आएगी वो लास्ट होगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल वेवलेंथ विल बी मिनिमम। ठीक है, अब इसमें मिनिमम वेवलेंथ में दो चीजें हैं, पहली चीज तो कि कंसेक्टिव शेल्स में हो और दूसरा शेल्स जो हैं वो जितने ग्राउंड के करीब करीब होंगे उनकी वेवलेंथ मिनिमम है, इस वजह से डी ऑप्शन है। ये 4 to 5 है, 3 to 2 है, 4 to 3 है। इन सब के जो वेवलेंथ्स हैं ये भी कंसेक्टिव, लेकिन एंड 2 से 1 जो है ना उससे वेवलेंथ बड़ी होगी। यानी हाइड्रोजन एटम में शेल जितना नीचे हुआ होगा ना, यानी ग्राउंड स्टेट के करीब करीब होगा, उसकी वेवलेंथ दूसरी ट्रांजिशन से छोटी होगी। तो इन सर अगर इसकी जनरल, हम अगर कैलकुलेशन भी करते हैं तो फिर भी इसकी मिनिमम ही आएगी डेल्टा की। हाँ, आप डेल्टा को कर लें और कोई एक और कर लें, कोई ए बी सी में से कर लें, तो डेल्टा वाले मिनिमम आएगी। असल आप में खुद देख होगी तो लेना। सर ये जी, असल में होगी सबकी ये मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल ये डेल्टा जो है ये जो लाइमन सीरीज होगी इसकी इसकी ये मैक्सिमम होगी ना। और चार्ली जो है वो बाल्मर सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ हाँ होगी। सही है, और पास्चन की ये बीटा में होगी मैक्सिमम वेवलेंथ। और सही है, इसकी लेकिन हाँ सही है, लेकिन ये है कि इन सब की आपस में जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट होगी, सबसे छोटी वेवलेंथ ये होगी लाइमन की। सर वो तो ठीक है, वैसे भी एनर्जी लेवल से भी बंदा कर लेता है कि हाँ उससे भी कर लेते हैं, सही है। क्वेश्चन 5 में वो रिडबर्ग फार्मूला है सिर्फ 1/λ। क्वेश्चन नंबर 6 में रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन फील्ड डिस्चार्ज ट्यूब लाइन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, हाइड्रोजन फील्ड, हाइड्रोजन को फील्ड करना है, उससे वो क्या कहते हैं, उसे आइसोलेटेड एटम करने हैं, लो प्रेशर पे करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन लाइमन सीरीज, रिलेशन फॉर पास्टन सीरीज, पास्टन के लिए p की वैल्यू 3 होती है, तो 1/p² माइनस 1/n² है। क्वेश्चन नंबर 9, radioactive substance reduces to 1/16 of its original mass in 40 days, then its half life। देखें 40 डेज में 1/16 हुआ है, तो ये जो 1/16 है ना, यहाँ से आपको पता चलना है नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी होगी। ठीक है, तो 1/16 बेसिकली ये 1/2n के साथ इसको आपने रिलेट करना है। एक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इससे रेलिवेंट जो भी आएंगे वो आपने खुद करते हैं। 1/16 है ना, तो जो रिलेशन है वो 1/2n होता है, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। यहाँ से देखें 2 की वैल्यू कितनी हो कि 16 आए, और n की वैल्यू कितनी हो कि 16 आए, तो n की वैल्यू 4। इसका मतलब 4 हाफ लाइफ गुजरी तो ये 40 डेज में 4 हाफ लाइफ गुजरी है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक हाफ लाइफ जो 10 डेज की होगी। 10 में माइक्रो क्यूरी इज इक्वल टू, एक क्यूरी होती है 3.5 इंटू 10 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 होती है आई थिंक। ठीक है, माइक्रो 10 रेज़ टू पावर -6
10 माइनस 6 4 आ जाएगा। 11, अब इसमें फार्मूलाज लगने हैं, फार्मूलाज बस देखते जाएं। तो 3-4 फार्मूला मैंने आपको लिखवाए थे रेडियो एक्टिविटी उसके हाफ लाइफ के, उनको जरा निकाल लीजिएगा। हाफ लाइफ जो है रेडियम की वो 1600 ईयर्स है। रॉक इनिशियली कंटेन 1 ग्राम ऑफ रेडियम, अमाउंट ऑफ जो लेफ्ट रह जाएगी 6400 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो सर जो प्लीज लेफ्ट आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा है जी सर, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा है। मैंने असल में ना ये ठीक है, उस स्टेटमेंट में सिर्फ मैंने वो चीजें मैंने पढ़ता हूँ जो डेटा गिवन है। रेडियम की जो हाफ लाइफ है 1600 ईयर्स है, और अगर उस रॉक में 1 ग्राम रेडियम पड़ा है तो 6400 ईयर्स के बाद वो कितनी अमाउंट उसकी लेफ्ट हो जाएगी। जब भी लेफ्ट का वर्ड आए n नॉट ओवर 2 की पावर n नॉट ओवर 2 की पावर n, ठीक है। n नॉट यहाँ पर 1 ग्राम है, और 1600 से 6400 तक का जो टाइम है वो 4 हाफ लाइफ है, ठीक है। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लें। सर इसका आंसर आई थिंक ये 62 मिलीग्राम आता है। इसको 1/16 है, 1 ग्राम और 16 है। एक मिनट में देख लेते हैं आंसर। अभी बात आपकी ठीक है, आंसर यहाँ पे गलत हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो हो जाता है कई दफा। सर मैंने तो उस तरह से किया था, ये तो फार्मूला है ना एक प्रॉपर, मतलब सही वो है, 62 मिलीग्राम ही आंसर इसका। जी सर। सर वैसे एलएमएस पे भी इसका गलत ही लगा है, ये 31 है लगा एलएमएस पे। वैसे मेरा तो 62 आ रहा था 4 हाफ लाइफ के बाद। सोल्व करके बता। ये सॉल्व किया है ना, ये 11 वाला। लेफ्ट के केस में n नॉट ओवर 2 की पावर n है, तो n की पावर 4 है, ठीक है। तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आते हैं 62.5, ठीक है। ये 10⁻³ होगा, वो मिलीग्राम हो जाएगा। ये 62.5 यानी कि आप 62 कह लेंगे, 11 आंसर आएगा। सर आई थिंक अगर वो 5 हाफ लाइफ्स गुजरी होती तो फिर इसका मेरे ख्याल से डेल्टा बनना था 31 मिलीग्राम। सर रिपीट करने समझ नहीं आई। जी रिपीट करने समझ नहीं आई। 11 वाले में वो कहते हैं रेडियम जो है उसकी हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है। अगर रॉक में 1 ग्राम रेडियम पड़ा है तो 6400 ईयर्स के बाद कितनी अमाउंट उसकी रह जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट का वर्ड जब भी आता है आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, n नॉट ओवर 2 की पावर n, ठीक है। तो 1600 से 6400 ईयर्स तक का जो टाइम है वो 4 हाफ लाइफ है। तो 2 की पावर 4, n नॉट की वैल्यू है 1 ग्राम, तो 1 डिवाइडेड बाय 16 आंसर आएगा 0.0625, तो ये 62 मिलीग्राम बनेगा। Radioactive strontium has a half-life of 30 years. What percentage of a sample will remain after 60 years? 30 years से 60 years यानी 2 हाफ लाइफ गुजरी हैं, तो आपने ये बताना है कि एक परसेंटेज कितनी है। तो रिमेन का केस है, इसमें रिमेन के केस में इसका फॉर्मूला लगाएं, परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपने उसको 100% पे मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद 13 काउंट रेट 240 पर मिनट से रिड्यूस होते हैं 30 काउंट्स इन 1 और हाफ लाइफ ऑफ सोर्स। इस केस में सिर्फ फार्मूला तो आप अपने सामने रखने हैं सारे, क्योंकि वही फार्मूला यहाँ पे यूज होने हैं। 13 में फार्मूला ये वाला है। सर 12 वाले का बीटा कैसे है? तो ये शोर के किसी का है, लेफ्ट है ना, ये रिमेन है, तो रिमेन में आपको फार्मूला अप्लाई करके वो रिमेन में जो फार्मूला मैंने आपको लिखवाए हैं वो अप्लाई करके उसको आंसर निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये फिर परसेंटेज में आ जाएगा।
13 में 240 से 30 मिनट्स काउंट पर मिनट्स है और 1 और ये टाइम 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमने यहाँ से बतानी है कितनी होगी। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे पता चलेगी? 240 से सर हाफ लाइफ बतानी है मतलब क्या है? हाँ वही हाफ लाइफ बतानी, सही है। आप 20 सर मिनट नंबर क्या रखना मैं इसलिए यहाँ से पता चलेगा ना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ को इसे डिवाइड कर देंगे ना, 3 240 होंगे से सर, 3 गुजरे। 120 तक जाने, ये आ जाएगा 120 तक एक हाफ लाइफ गुजरी, 60 तक 2 हाफ लाइफ और 30 तक 3 हाफ लाइफ, तो 3 हाफ लाइफ गुजरी है। तो एक हाफ लाइफ आ जाएगी 20 मिनट, क्योंकि मैंने 1 और को मिनट में कन्वर्ट किया है। ये बिस्मिथ has half life of 5 days. Time for 3 quarters of a sample to decay is 3 quarters का मतलब है 3/4। तो 3/4 में आपने देखा नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, 3/4 में। ठीक है, आप इसको यूं, जो डिनोमिनेटर है ना हमेशा आपको ये बताएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है। तो ये 2 की पावर n में देखें 2 की पावर 2 आएगा। ठीक है, तो 3 क्वार्टर में 2 हाफ लाइफ गुजरी है। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 आ जाएगा। सर ये दोबारा बता दें। बच्चे जो बिस्मिथ है उसकी हाफ लाइफ 5 डेज है। 3 क्वार्टर सैंपल को डिके होने में कितना टाइम लगेगा? 3 क्वार्टर का मतलब है 3/4। ठीक है, क्वार्टर 4 होता है ना उसके, यानी कि आप 60 तक उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लें। 3/4 है 3 क्वार्टर। तो ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये आपको इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ की। आपने ये देखना है 2 की पावर कितनी होगी? 4 आए, तो 2 की पावर 2 होगा तो 4 आएगा। इसका मतलब है 3 क्वार्टर में 2 हाफ लाइफ गुजरी है। एक हाफ लाइफ 5 डेज है, तो 2 हाफ लाइफ का टाइम जो है वो 10 डेज हो जाएगा। यानी बिस्मिथ का जो 3 क्वार्टर है वो 10 डेज में डिके होगा। वैसे बात समझ आ गई? यस सर, थैंक यू। गामा रेडिएशन आर एमिटेड ड्यू टू गामा रे जो है डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस एमिट होती है। ठीक है, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो रेडियो वेव से और लेकर 13 वाला रिपीट कर दें। क्या 13 वाला रिपीट कर दें। बच्चे 13 वाले में क्या इशू आ रहा है आपको? मुझे इशू बताएं, आपको क्या आ रहा है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है? समझ नहीं आई उसकी। आपने फार्मूला जो है वो लिखे हैं, ये फार्मूला आपने मुझे बताना है। ये फार्मूला आपको पता है, मैंने लिखवाया था। सर स्क्रीन ही बहुत ब्लर है। स्क्रीन सबकी ब्लर है या सिर्फ आपकी है? बाकी किसी की स्क्रीन ब्लर है? या सर स्क्रीन ब्लर है सर ब्लर है। आवाज तो मेरी क्लियर है, और ये जो पेपर है ये आपको क्लियर नजर आ रहा है? जी सर, यस ये पेपर ठीक है, बस आप थोड़े ब्लर नजर आ रहे हैं। वो इशू होगा सिग्नल का। बच्चे 13 का मैं आपको बताता हूँ। देखें, काउंट रेट्स है 240 पर मिनट और वो रिड्यूस हुए हैं 30 काउंट्स पर मिनट इन 1 आवर। ठीक है, आपने सबसे पहले जो नोट्स है ना, जो फार्मूला में लिखवाए थे वो सामने रखिएगा, ताकि मैं आपको फार्मूला बताऊं तो आपको पता चल जाए कौन सा है। हाफ लाइफ फाइंड करनी है 1 आवर। मैंने आपको कहा था 1 आवर है 30 मिनट्स है। इस तरह का जब टाइम गिवन होगा ना, तो आपने फार्मूला यूज करना है स्मॉल t इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय t हाफ लाइफ। ठीक है, वो t हाफ आपने फाइंड करना है। स्मॉल t है 1 आवर और n नंबर ऑफ हाफ लाइफ हैं। तो 240 मिनट से आपने 30 काउंट्स पर मिनट तक देखना है कितनी हाफ लाइफ होंगी। फर्स्ट हाफ लाइफ होगी 240 से 120 तक, सेकेंड हाफ लाइफ में ये हो जाएगा 60 और थर्ड हाफ लाइफ गुजरेगी तो 30 काउंट्स पर मिनट रह जाएंगे। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 होंगी, तो आप 60 मिनट को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 20 मिनट आंसर आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, यस। फॉर्मूलाज आपने सामने रखने हैं, वो 5-7 फॉर्मूलाज है, बस उनको वही बार बार घुमाई करने, वो सामने रखिएगा। अच्छा जी, 16 में एब्जॉर्ब डोज इज इक्वल टू ई ओवर एम। ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है पर यूनिट मास में जाकर जो एब्जॉर्ब होनी है वो एब्जॉर्ब डोज कहलाती है।
हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन, ये आपकी बुक में पंजाब और फेडरल में जो हाफ लाइफ की वैल्यूज लिखी है ना, ये आप लोगों ने याद करनी है लास्ट में, ठीक है, ये याद रखिएगा। 18 one reaction which might be used for control nuclear fusion is shown, एक इक्वेशन दिया, व्हाट इज ए पार्टिकल एक्स। अच्छा, ये पार्टिकल का कैसे पता चलेगा ये कौन सा होगा, ये बात हमने डिस्कस की थी कि जो ये ना लिथियम और ये जो ड्यूट्रियम है, ये बेसिकली हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है, और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, हमेशा आपने याद रखना है कि दोनों तरफ एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो सेम होगा, ठीक है। तो देखें एटॉमिक नंबर जो है वो 4 है, मास नंबर 9 है। दूसरी तरफ हीलियम के साथ जो 2 लिखा है, ये 2 4 और 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब है कि 2 अल्फा पार्टिकल्स निकले हैं, तो एटॉमिक नंबर जो है 4 और मास नंबर 8, ठीक है। इसका मतलब है कि मास नंबर हमें चाहिए 1 और एटॉमिक नंबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसा पार्टिकल जिसका मास नंबर 1 हो, एटॉमिक नंबर 0 हो, वो न्यूट्रॉन होता है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन होगा। सर आई थिंक इसका ना LMS पे अल्फा पार्टिकल लगा है मेरे ख्याल से। अल्फा अल्फा हो नहीं सकता। ये सर मैंने भी मेरे ख्याल से न्यूट्रॉन में देखता हूँ, फिर भी वैसे हाँ, उधर मेरे ख्याल से अल्फा ही लगा है। यानी वो गलती हो एलएमएस पे सकती है। रॉन्ग था। आपने सिर्फ ये देखना है कि दोनों तरफ आपने एटॉमिक नंबर मास नंबर इक्वलाइज करने हैं, बस दोनों तरफ इक्वल ना हुए तो वो गलत है रिएक्शन। सर वो न्यूट्रॉन से ही हो रहा है, उसी से ही होता है इक्वल एटॉमिक और हाँ, मास न्यूट्रॉन से होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 0 है, क्योंकि उस पर चार्ज नहीं होता। जी सर जी, ठीक हो गया। उसके बाद 19 में emission of radiation from radioactive element is independent of temperature and pressure, ठीक है। जो सिंपल फार्मूला है वो हम तेज स्पीडी निकलेंगे। Which of given is correct relation for measuring decay constant, इसका फार्मूला है डेल्टा एन ओवर एन, लिख लें या ए ऑप्शन की तरह लिख लें, दोनों चीजें ठीक है। लेमडा की वैल्यू, डिके कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि उस न्यूक्लियाई की चांस ऑफ डिके उतना ज्यादा होगा, वो जल्दी डिके होगा। लेमडा की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है वो डिके टाइम उसका ज्यादा और ज्यादा देर से डिके होगा। हाफ लाइफ ऑफ सोडियम 24 कितनी है, जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन पेशेंट फाइंड किया जाता है, ये बेसिकली रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं, ये चीजें आपने थ्योरी है सारी, ये आपने याद करनी बुक से। उसके बाद हाफ लाइफ ऑफ बेरिलियम, क्या ये 5 days है। इफ वी स्टार्ट 50,000 एटम्स ऑफ दिस आइसोटोप, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट ओवर आफ्टर 10 days। अब देखें 5 days हाफ लाइफ है, 10 days, तो 10 days में कितनी हाफ लाइफ गुजरेंगी, 2 हाफ लाइफ, ठीक है। लेफ्ट है, लेफ्ट के केस में फॉर्मूला अप्लाई होगा n नॉट ओवर 2 की पावर n, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 है, तो ये आ जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 4। लेफ्ट का वर्ड आ गया, फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे और उससे सॉल्व करेंगे इसको। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, a माइनस z, तो 4 आ जाएगा। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन, ये बुक की लाइन है, इसको आपने एज इट इज याद रखना है। सर बुक पे तो 60 डेज है, यहाँ पे 2 वीक्स है। किसमें बुक पे 60 डेज है। हाफ लाइफ आयोडीन, आयोडीन का जो ये है ना पासवर्ड, आयोडीन का ये जो आइसोटोप है 125 है, वो देखें क्या? वो 125 की है। सर इसकी 60 डेज है, बुक पे तो लिखी हुई। मैं यही कह रहा हूँ, ये आयोडीन 125 लिखा हुआ है आगे। यस, आयोडीन 125 है। 60 डेज, यस। 14 दिन आ गए। कौन से वो क्या आपकी पंजाब या फेडरल? पंजाब है। बच्चों आप लोग ना बुक को लाजमी फॉलो करना, जो लाजमी पढ़ना है, कोई ना, आप बुक को फॉलो करें, मैं इसको देख लेता हूँ। यस सर। बीटा पार्टिकल इज फॉस्फोरिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग बीटा डिके, हाउ जी एंड एन ऑफ न्यूक्लियस चेंजेस। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन कह दिया है ना, तो अब इसका मतलब है हम कौन सा डिके स्टडी करेंगे, आपको यहाँ से पता चलेगा।
ठीक है, इसका मतलब है कि क्या होगा भला, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बताएगा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। सर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन के केस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब प्रोटॉन +1 हो जाएगा और मास नंबर हमेशा सेम होता है। उसके बाद थोरियम इज ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर बीटा एमिशन इनटू प्रोटैक्टिनियम। ये आपकी बुक में एक दी हुई है न्यूक्लियर रिएक्शन की एग्जांपल, ये वहां से आप देख सकते हैं। 27 वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जो बेरिलियम और हीलियम है इनमें देखें 13 और 6 है, और ए जो है ये न्यूट्रॉन में 6 लिखा है, वो 0 है बेसिकली। अब ए में देखें 9 4 13, 13 है ना, तो अब न्यूट्रॉन का 1 है तो सी का कितना होगा कि दोनों तरफ इक्वलाइज हो जाएंगे 12। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों तरफ आपने इक्वल रखने हैं, और ये न्यूट्रॉन में 6 लिखा हुआ है, 6 नहीं है, ये 0 है। 28 में डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ के दरमियान जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो है होता है 0.693, वो log 2 के इक्वल होता है। ठीक है, इस वजह से ये ऑप्शन है। Ten grams of cobalt kept in an open container, beta decay with a half life 10 ग्राम, इसकी क्वांटिटी n0 है, हाफ लाइफ है 270 days। weight of the material inside the container after 540 days कितना होगा? मतलब वो लेफ्ट का केस आ गया, तो लेफ्ट के केस में n0 और 2 की पावर n, n0 है 10 डिवाइडेड बाय, तो हाफ लाइफ 2 गुजरेंगी तो 2 की पावर 2 4, तो 10 डिवाइडेड बाय 4। 30 फॉलोइंग सर ये वाला करवा दें सर, जी 29 वाला करवा दें। बोर्ड आपको क्लियर नजर आ रहा है? यस सर, यस सर आ रहा है। n0 जो है ये 10 ग्राम है, ठीक है, और 27 जो 270 जो है वो हाफ लाइफ है, उसका बताना है कि 540 डेज के बाद कितना रह जाएगा, तो उसका फॉर्मूला जो है वो यूज होगा n0 / 2 की पावर n, n0 10 है डिवाइडेड बाय 2 की पावर, ये जो n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। ठीक है, एक हाफ लाइफ है 270 डेज, आपने 540 डेज के बाद बताना है क्या रह जाएगा। तो देखें ये एक हाफ लाइफ उसकी गुजरी है, सॉरी एक हाफ लाइफ उसकी 270 तक है, तो 540 तक कितनी हो जाएगी? 2 हाफ लाइफ हो जाएगी। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगी 2 4, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 ग्राम रह जाएगा। सर वो तो कोबाल्ट होगा ना 2.5 ग्राम, लेकिन टोटल वेट मटेरियल का तो 10 ग्राम ही रहना चाहिए, क्योंकि वो तो इवेपोरेट वगैरह तो कुछ नहीं होगा, वो तो उधर ही रहेगा। नहीं नहीं, मैथ देखें, जब भी एक जो मटेरियल है, जो न्यूक्लियर है, ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, जब इसने एमिट होना है, इसने किसी चीज को एमिट करना है, एमिशन का मतलब है उसमें बीटा डिके भी हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का मैस है ना, उसका मैस तो कम हो गई। नहीं जी, तो वो मटेरियल का उन्होंने मैथ पूछा ना, कंटेनर में कितना रहेगा 540 डेज बाद, तो वो तो 10 का 10 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन ही एमिट हो रहे हैं उसमें सिर्फ। नहीं नहीं, वेट यार, वो असल में आंसर आपको दे रहा है ग्राम में, वेट तो वेट कौन सा उसका ग्राम में होता है, वेट तो न्यूटन में होता है अव्वल तो। यहाँ से आप दूसरा उसका वेट में होता है mg फॉर एग्जांपल, तो m भी कम हो रहा है, मतलब मैथ तो जी मैथ 10 ग्राम था ना ओरिजिनली इनिशियली, तो वो मैथ 2.5 कैसे हो गया? उसमें से तो कुछ भी नहीं निकला, उसमें सिर्फ बीटा पार्टिकल्स ही निकले, जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका मैथ नेग्लिजिबल है। एमिट तो वही है ना, तो मतलब बाकी सारा मैथ तो हाफ लाइफ भी सर उसने मेंशन की है क्वेश्चन में। बीटा पार्टिकल्स जो हैं, बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, उनका मैथ नहीं होता, नेग्लिजिबल होगा ना, तो वो 10 ग्राम से डिक्रीज होकर 2.5 तक ही हो गई, तो 1 आप कैसे हो कहते गया। हैं, आप कैसे कहते हैं नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन का मैथ? सर लेकिन इन दी एंड
जब डिके सर होगा यहाँ तो डिफरेंट सब्सटेंसेस में चेंज हो जाएगा, लेकिन वो कोबाल्ट का इटसेल्फ जो मटेरियल का मैस होगा कंटेनर में, वो तो इस तरह डिक्रीज नहीं होगा ना, वो कोबाल्ट डिक्रीज हो जाएगा टोटल। नहीं नहीं यार, आप कैसे कह सकते हैं? सर वैसे भी 2.5 मैथ्स ग्राम का कोबाल्ट बचेगा ना सर। सर जब बीटा डिके होता है उसका मैथ से तो कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका तो एटॉमिक नंबर ही चेंज होता है ना। हम्म, तो सर इसमें तो मैथ्स की बात की है, वैसे भी इसमें बीटा डिके का चक्कर ही नहीं है। इसमें वो 270 डेज उसकी हाफ लाइफ मेंशन की है, तो 2 हाफ लाइफ गुजरी, तो एक के बाद 5 ग्राम रहेगी और दूसरी के बाद 2.5 ग्राम रहेगी। हाँ सही है। तो इसमें इशू क्या आ रहा है? वो दूसरे भाई कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन का मैस नेग्लिजिबल है, तो वेट जो है सेम रहना चाहिए। इसकी नहीं मुझे समझ आ रही है वो किस लिहाज से कह रहे हैं। तो पता नहीं वो बच्चे देखें, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, उसने डिके होना है, डिके होगा। देखें जब भी कोबाल्ट है, अब इसने जब डिके होना है, बीटा डिके करना है, तो जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो कोबाल्ट तो नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। आप ये कह लें, इस तरह समझ लें कि अगर फॉर एग्जांपल 10 कोबाल्ट के न्यूक्लियाई पड़े हैं, ठीक है, एक कोबाल्ट बीटा डिके कर देता है, वो कोबाल्ट अब कोबाल्ट नहीं रहेगा, वो किसी और मटेरियल में या किसी और को एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। पीछे 9 नहीं आपके सर, पास रह एलिमेंट जाएगा। चेंज हो जाएगा, लेकिन मैथ से इन दी एंड वही रहेगा ना। उन्होंने क्वेश्चन में मटेरियल पूछा है मैथ का, सीधा सीधा उन्होंने कोबाल्ट तो नहीं पूछा। यार मटेरियल का मैस जो है वो चेंज लाजमी होगा। आप कैसे कह सकते हैं? बीटा डिके होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन का अपना एक मैस होता है, वो सर वो शायद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल लेकिन वो जाएगा। 7.5 ग्राम तो नहीं निकलेगा ना किसी तरह। जी जैसे 10 ग्राम कोबाल्ट में से 7.5 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं निकल सकते ना, वो डिफरेंट मटेरियल में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन वो मैस रहेगा तो उसी कंटेनर में। सर ये सर इसकी एग्जांपल ले लें आप 32 क्वेश्चन की, उसमें भी तो लिखा है ना, इफ 20 ग्राम ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिड्यूसेस टू 10 ग्राम, इसमें भी तो वाज़ह तौर पर मैथ्स रिड्यूस हो रहा है, तो मैथ्स तो सर होगा ना रिड्यूस। यार, मैं उनके लॉजिक नहीं समझ पा रहा, वो कहना क्या चाह रहे हैं। चलें 29 पॉइंट पे रखें इसको, फिर डिस्कस करते हैं। आप मेरे साथ से डिस्कस कीजिएगा, देखते हैं इसको क्या है। डिके का जब कॉन्सेप्ट आ रहा है, हाफ लाइफ आ रही है, तो फिर उसमें फिलहाल तो आप इसको अप्लाई करें। बाकी आपकी एक लॉजिक वो इलेक्ट्रॉन के मैथ वाले तो मुझे नहीं समझ आई कि वो कैसे नेग्लिजिबल हो सकता है। बाकी देखते हैं यार, इसको भी आगे चलते हैं। 30 में फॉलोइंग रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ये सीक्वेंस है, पहले अल्फा निकला है, अल्फा निकलेगा तो 217 से 13 रह जाएगा और 82 रह जाएगा। उसके बाद फिर अल्फा निकला है, तो 209 रह जाएगा और 81 रह जाएगा। और जब बीटा डिके होता है, ठीक है, बीटा डिके में 81 जो है 82 हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 31, परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल रेडियोएक्टिव मटेरियल लेफ्ट ओवर 5 हाफ लाइफ। लेफ्ट है ना, लेफ्ट के केस में फिर n नॉट और 2 की पावर n, तो 5 हाफ लाइफ जाए तो 2 की पावर 5 करेंगे 32 आएगा। ठीक है, तो 1/32, इसको आप आंसर को सॉल्व करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3.12 समथिंग आता है, तो 3% आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो बीटा ऑप्शन। 32, 20 gram of radioactive substance reduces to 10 gram in 4 minutes. In what time will 80 gram of same substance reduces to 10 gram? अगर 20 ग्राम जो है वो 10 ग्राम में रिड्यूस होता है 4 मिनट्स में, तो अगर ये 80 ग्राम हो तो इसका कितना टाइम लगेगा 10 ग्राम का? ठीक है, 4 मिनट्स का मतलब है, यहाँ से आप इसकी हाफ लाइफ फाइंड करेंगे, हाफ लाइफ इसकी कितनी है। ठीक है, और 80 ग्राम से 10 ग्राम तक कितनी हाफ लाइफ गुजरी है? 3 हाफ लाइफ गुजरी है, तो एक 4 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 मिनट आ जाएगा।
different radioactive materials have B and C, different half life, same total life. हाँ सही है, डिफरेंट मटेरियल्स की हाफ लाइफ डिफरेंट होती है क्योंकि हाफ लाइफ वो न्यूक्लियाई के नेचर पे डिपेंड करती है, और टोटल लाइफ सबकी इन्फिनिट होती है कि कोई भी न्यूक्लियाई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई वो इन्फिनिट टाइम लेता है मुकम्मल डिके के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑप्शन बनेगा इसका डेल्टा। यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट पर सेकंड। आइसोटोप 131, ये आयोडीन 131 जो है ये थायराइड कैंसर के लिए यूज होता है, कोबाल्ट कैंसर के लिए यूज होता है। Radioactivity of a nucleus will become 1/64 of its original value in 60 seconds. हाफ लाइफ आपने फाइंड करनी है, तो ये बच्चों आप लोग डायरेक्ट करेंगे 1/64 से आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ का पता चलेगा। ठीक है, और हाफ लाइफ आप टी और एन से फाइंड कर लेंगे, टी इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय हाफ, वही फॉर्मूला। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट inversely proportional to decay constant, T is equal to 0.693 divided by lambda, जो decay constant के inverse है। 39 no change in A और Z, ये gamma decay होगा। अल्फा में A -4 होता है, Z -2 होता है, B में बीटा में A जो है वो सेम रहता है, जो Z है वो या -1 होता है या +1 होता है। इलेक्ट्रॉन के एमिशन में ये +1 होगा और पॉजिट्रॉन के मिशन में Z-1। और सर एक्स रेज मतलब एक्स रेज में कोई होती है चेंजिंग जब एक्स रेज मतलब एमिट होती है? फंस गए ना, एक्स रे होती है इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से, उसमें ए और जी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जी का क्या आप कह सकते हैं कि जी कह सकते हैं, लेकिन जी भी चेंज नहीं होगा, एक्स रे के मिशन से भी कोई चेंज नहीं आती, एक्स रे वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से होती है। सर असल में मैं पता क्यों कंफ्यूज हुआ था इसमें, सर ने ना एलएमएस पे एक वर्ड बोला था लेक्चर में ना कि गैमा जो है ना इसको हम पार्टिकल कह ही नहीं सकते, गैमा को हम गैमा रे कहेंगे, तो मैं शायद इस वजह से, वो तो पता ही है कि सर गैमा जब होगा उसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ था। लेकिन वो मैं पार्टिकल उन्होंने इस सेंस में कहा होगा कि अल्फा बीटा जो है वो रेज नहीं है, वो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और जो गैमा है वो पार्टिकल यानी कि मैसिव पार्टिकल नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो इस तरह ये इस सेंस में उन्होंने कहा है। जी 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 सर उन्होंने यही कहा था, ये गैमा पार्टिकल नहीं है, गैमा रेज हैं। और अगर आप फोटोन की बात मतलब ये कह सकते हैं कि गैमा मैसिव पार्टिकल्स नहीं है, आप ये कह लें, यानी फोटोन एक पार्टिकल की भी बिहेव करता है लेकिन बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी तरह एक्सरेज है, ये भी सर एक्सरे को हम एक्सरेज को हम रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं ना कह सकते, नहीं, तो कह सकते हैं गैमा रेज के लिए नहीं, एक्सरेज के लिए नहीं कह सकते। एक्सरेज असल में ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से तो ये निकलती हैं, एक्सरेज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से ही निकलती हैं, लेकिन कभी कभी ये बात बड़ी बियॉन्ड है आपके स्कोप से कि न्यूक्लियस की जो मोशन है ना वो इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांजिशन है उस पर इफेक्ट करती है, तो उस वजह से भी ना कभी कभी वो एक्सरेज की ट्रांजिशन और न्यूक्लियस की मोशन की वजह से भी हो जाती है, कि न्यूक्लियस की मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो जाती है, इस वजह से भी एक्सरेज एमिट हो जाती है। तो मतलब सर हम यूज कर सकते हैं गैमा पार्टिकल का वर्ड? नहीं यार, गैमा रेज है, फिर यहाँ ऑप्शन में सर उन्होंने मतलब वो बस मिस्टेक है ना, तो मिस्टेक की है। गैमा पार्टिकल्स आप उसको नहीं कह सकते, या अगर फोटोन के केस में देखें तो आप इसको पार्टिकल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, कोई मसला नहीं हो, लिख दिया तो कोई बात नहीं, लिखा रहने दें, कोई मसला नहीं है, ऐसा इसमें कोई इशू नहीं है। गैमा रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और उनकी नेचर डुअल है, वो वेव भी है और वो पार्टिकल भी है, ये चीज याद सर रखें। एक्स रेज वैसे न्यूट्रल ही होंगी ना? एक्स रेज न्यूट्रल का क्या मतलब चार्ज वगैरह इन पे नहीं ना होता एक्स रेज, नहीं जैसे यार, गैमा पे नहीं जो भी होता? हाँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना वो रेडियो वेव से लेकर गैमा रेज तक, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, इनका ना चार्ज है ना इन पे मैस है। ठीक है, और ये सारे के सारे फोटॉन्स हैं।
ठीक हो। ठीक है। और इनकी वो फ्रीक्वेंसी का मैंने लास्ट में आपको बताया था कि इनकी फ्रीक्वेंसी डिफर कैसे करती है। सर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कॉस्मिक रेज को इंक्लूड करते हैं या नहीं? नहीं, कॉस्मिक रेज में पार्टिकल्स और वेव दोनों चीजें होती हैं। उनमें बेसिकली ना कॉस्मिक रेज में, ये कॉस्मिक रेज जो है इनकी भी टाइप्स हैं। ये आप कॉस्मिक रेज जो आ रही है ना, ये किस लेवल पे आप इसको स्टडी कर रहे हो, यानी कि आप एटमॉस्फेयर में कहाँ पे इसको स्टडी कर रहे हो उस पर डिपेंड करती है। उसके अलावा कॉस्मिक रेज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसके अलावा जो ये होते हैं ना एंटी पार्टिकल्स, ये भी इसमें होते हैं कॉस्मिक रेज। आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं कह सकते सिंपल। ठीक है सर। उसके बाद 40 में ये स्ट्रॉन्शियम में डिके होगा। देखें डिके में अब 90 सेम है, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर चेंज हुआ है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर चेंज है तो इसका मतलब बीटा डिके हुआ है। एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, उसमें नंबर ऑफ एटम जो है वो 8 × 10⁴ है, यानी कि ये n नॉट है। इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज 3 इयर्स और नंबर ऑफ एटम जो रिमेनिंग है वो रिमेन है, वो इंटरवल में रह जाते हैं। ठीक है, फाइंड क्या करना है आफ्टर इंटरवल। n नॉट है 8 × 10⁸। ठीक है, n नॉट है 8 × 10⁴। ठीक है, और डेल्टा n जो है वो है 1 × 10⁴ और एक हाफ लाइफ है तकरीबन डेली 3 ईयर। ਹੋਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ओए बच्चों अपना ये 2 माइक ਘੰਟੇ ऑफ ਦੇ करें, ओए माइक ऑफ करें। क्या बोलते हैं, कई दफा आपको कहा है कि माइक ऑफ करके बात किया करें। क्वेश्चन ये है कि T0 पे मतलब एन नॉट ये है, कितने नंबर ऑफ एटम जो हैं कितने टाइम के बाद रह जाएंगे, वो टाइम हमें बताना है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे यहाँ से यहाँ एक हाफ लाइफ 3 इयर्स है, तो 8 से 1 ये सेम है ना। 8 से 1 में कितनी हाफ लाइफ गुजरेगी? 8 से 4 पहली, 4 से 2 दूसरी, और इसके दौरान इसका मतलब है 3 हाफ लाइफ गुजरेगी। ठीक है, और एक हाफ लाइफ 3 इयर्स की है, तो 3 हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी? 9 इयर्स। इसका मतलब है इतनी क्वांटिटी से इस क्वांटिटी तक आने में उसको 9 साल लगेंगे। डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियम पर ईयर है, इट्स हाफ लाइफ आपने बतानी है। हाँ जी, ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे, सिंपल फार्मूला। उसके बाद 43, इसमें सर फार्मूला मैं बताऊंगा क्या है। 16 ग्राम मटेरियल है, हाफ लाइफ उसकी 2 दिन है। 32 डेज के बाद कितना लेफ्ट होगा, कितना रह जाएगा? ठीक है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे इसको, वही लेफ्ट का केस आ गया। 44 में हाफ लाइफ जो है वो T है, टाइम टेकन फॉर ऑल न्यूक्लियाई टू डिसइंटीग्रेट। हर न्यूक्लियाई मुकम्मल डिसइंटीग्रेशन जो आपको बताया कि वो इन्फिनिट टाइम उसके लिए होता है। ठीक है, तो ये इन्फिनिट आएगा। फॉर स्किन कैंसर फॉस्फोरस 32 इज यूज्ड। ये सिंपल आपने वो बुक से ही सारी चीजें याद करनी है। एक ये आइसोटोप्स वगैरह, उसके अलावा जो वो रेडिएशन एक्सपोजर और उसके जो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं मैंने आपको बताया था, वो सारे आपने कीनली स्टडी करना है उसको बुक से। उसमें बहुत पॉइंट्स है, मैंने सिर्फ आपको यूनिट्स बताए थे, बाकी पॉइंट्स आपने याद करने हैं लाजमी। अल्फा ज्यादा डैमेजिंग है, बाकियों की निस्बत किस तरह है, आयनाइजेशन उनकी ज्यादा है, वो सब आपने पढ़ना है। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट व्हिच हैज ओनली 1/32 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास लेफ्ट आफ्टर लैप्स। ये भी खुद करेंगे आप। 1/32 कितने टाइम के बाद रह जाएगा? ठीक है, अब 6 डेज के बाद रह जाएगा, आपने हाफ लाइफ बतानी है। तो 1/32 से आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता चलेंगे, खुद करेंगे। रेडियो एक्टिविटी इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल है, यानी कि अगर एक अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया दोबारा नहीं हो सकता है वापस चला जाए। स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद होता है, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है। सेल्फ डिसइंटीग्रेशन वही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद ब खुद। जब एक न्यूक्लियस जो है वो अपने आप को समझता है ना कि मैं वो हो गया हूँ, सैचुरेट हो गया हूँ और मैं अपने आप को स्टेबल करना चाहता हूँ, वो फिर डिके करता है।
तो ये ऑल ऑफ द अबव आएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, ठीक है। 49 वेवलेंथ जो एमिट होगी उसका ये फॉर्मूला है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, ठीक है। डेल्टा ई जो है वो E2 माइनस E1 होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर E2 माइनस E1। 50 में इन विच रिएक्टिव डिसइंटीग्रेशन न्यूट्रॉन डिसोसिएट्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बीटा एमिशन, बीटा नेगेटिव एमिशन, बीटा एमिशन होगा, न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। जी बच्चों ये थी डिस्कशन आपकी, और खैर से आपका अनऑफिशियल सिलेबस खत्म है। कल इंशाल्लाह ताला वो जो डिस्कशन है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली वो करेंगे, और एक स्टूडेंट ने कहा था वो पढ़ना है उसका वो टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कल उसको भी डिस्कस कर लेंगे। जी किसी का कोई क्वेश्चन? अगर वैसा नहीं है तो क्लास में फिर कर दूंगा ऑफ। सारे चुप करके बैठ गए हैं। सर ये जो 50 एमसीक्यूज के किप्स के टेस्ट होते हैं इसमें कितने को मार्क्स आ जाए तो ठीक है, मतलब सर आने चाहिए? 40 यार इसमें मेरा तो ख्याल है कि आप लोगों के 50 और 50 आने चाहिए, या चाहे कोई एक बात एक दो तीन का रख लें जो पॉइंट्स आपके लिए नए हैं। आप क्योंकि वैसे ही अर्लियर प्रेप के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के तो मार्क्स इसमें ज्यादा आने चाहिए। अच्छा अहमद, आपने पहला एंटी टेस्ट कहाँ से पढ़ा था? सर किप से ही मैंने पढ़ा है, मतलब नहीं किस कैंपस से? सर यहाँ 11A से पढ़ा था। 11 लाहौर आगे पढ़ा था। तो उसके बाद अब अर्लियर प्रेप आपने पढ़ी है तो क्या फीलिंग्स है आपकी, क्या फील कर रहे हैं आप? सर अच्छा सही तैयारी है मतलब, लेकिन नहीं। सर पीएमसी का कुछ पता नहीं है। यूएचएस का तो है था, लेकिन पीएमसी का सर पता नहीं कहाँ से सवाल हो, प्रैक्टिस टेस्ट में भी पता नहीं कहाँ से डाले होते हैं, सैंपल पेपर्स में भी उन्होंने इधर उधर से सवाल उठाए थे। वो ना क्वेश्चन उन्होंने मैंने देखे सैंपल पेपर भी, वो प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह उन्होंने वो आउट ऑफ सिलेबस दिया है। वो आउट ऑफ सिलेबस उन्होंने दिए नहीं है, उन्होंने 43 सर कंप्यूटर में 43 बोर्ड पे करवा दे सर। 40 कौन सा? असल में वो एमसीक्यूज उन्होंने ना कंप्यूटर से जनरेट करने हैं, उन्होंने जनरेट किया, जोन सा एमसीक्यू आया उन्होंने आगे सारा आपको ना जान लिख के दे। लेकिन वो जब पेपर बनाएंगे तो वो जब उसको प्रूफ रीड करेंगे ना तब वो देखेंगे कि कौन सा टॉपिक से आउट ऑफ आ रहा है, तो मेरे ख्याल उसमें ऐसा इतना इशू नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एमसीक्यूज जो है ना बोर्ड उसमें यूनिवर्सिटी वाले, आप लोग समझते हैं कि हम जितने मुश्किल से मुश्किल एमसीक्यूज करेंगे ना हमारा एमडीकैट उतना क्लियर होगा। ये वाला पॉइंट जो है ना ये इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटियों में, हाँ अगर आपने वो देना हो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए यूटी का टेस्ट, उसमें मैं आपको कहूँगा एमसीक्यूज हार्ड करें। जो एमडीकैट है ना उसमें आपका बेसिक जो है ना बेसिक लेवल बड़ा डीप होना चाहिए, बेसिक लेवल डीप होना चाहिए, ये पॉइंट याद रखिए। जैसे अहमद आपने वो मुझे बताया था, पॉइंट डिस्कस किया था कि एक्स रेज और गैमा रेज जो हैं इनमें वो एमसीक्यू था कि मेन डिफरेंस क्या है जी, कि वो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पता नहीं तीसरा क्या था, और ओरिजिन मेन डिफरेंस। जी सर मेरा ये गलत हुआ था लास्ट ईयर, मतलब हाँ, एमसीक्यू मेरा गलत हुआ था। हाँ ये चीज जो है आप देखें, ये वाली जो चीज है, अब आप ये देखें सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो इस तरह की चीज है ना, इस तरह की वो चीजों से बच्चों को पकड़ते हैं। उन्हें पता है कि स्टूडेंट को इन चीजों का इतना नहीं पता होगा। यूनिवर्सिटी का एमसीक्यू, हाँ कभी यूनिवर्सिटी के एमसीक्यू मुश्किल नहीं आते, लेकिन वो सिर्फ ऐसे हैं कि थोड़े से ना आपको हाजिर दिमागी रखनी पड़ती है। जी सर जैसे ये कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा, हालांकि मुझे पता था सर, ये आसान सी बात थी कि वो तो गैमा रे तो है वो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन से होती है, और एक्स रे इनर्शियल ट्रांजिशन, तो ओरिजिन तो इनका डिफरेंट है, लेकिन उधर मतलब कि नहीं था ज़हन काम कर रहा।
वो गलत हो गया। और एमकैट में तो एक एक एमसीक्यू मतलब एक हाँ, एमसीक्यू से ही 0.25% का फर्क पड़ जाता है एग्रीगेट में। ऐसे ही आपकी इसी क्लास से एक स्टूडेंट है, उसने मुझे बताया कि 91.4 पे मेरिट क्लोज हुआ है और उसका जो एग्रीगेट है 91.3 था। मुझे अब नाम नहीं याद सर उसका, वो शुरू सर में ही। मेरा एग्रीगेट 91.26 था। ओए होए होए, मैं 2-3 एमसीक्यू का ही था मसला। सर मेरा हाँ जी, इसी तरह जैसे मैं आपको कह रहा हूँ एक आदि मतलब चलें सर, खैर है, पास्ट है, वो तो गुजर गया है, अल्लाह पाक बेहतर। नहीं कोई नहीं, असल में एक चीज मैं आपको बताता हूँ। और बच्चा ये 43 वाले मैं 1 मिनट आपको सॉल्व करवा देता हूँ। मैं आप लोगों का ना सारी क्लास जितने स्टूडेंट्स आप बैठे हैं, मैं आप लोगों को ना एक सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि आपकी क्लास में अब रिपीटर भी हैं और आपकी इसके साथ साथ आपको पता है कि वो फ्रेश कैंडिडेट्स भी हैं। ठीक है, एक बात मेरी याद रखिएगा कि एमडी कैट में देखें स्टूडेंट्स कितने सारे टिप्स में तैयारी कर रहे हैं, स्टार में, स्टेप में, हर जगह तैयारी कर रहे हैं। कोई 1 लाख बच्चा फॉर एग्जाम्पल तैयारी कर रहा है, कोई 15,000 का एडमिशन होगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए एक उम्मीद के साथ आता है। ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हर किसी की कोशिश है कि मैं इसको क्लियर करूं, मैं इस टेस्ट को दूं, मैं इसको क्लियर करूं। हर कोई एक उम्मीद के साथ आता है। अब जब आपका एग्रीगेट है वो 2.6 है, मतलब इतने करीब हो गए बंदे का ना हो दिल टूटता है। सही बात है, ऐसा होता है। और अब आपसे ज्यादा तो वो लड़की है जिसका 91.3 था, तो वो मतलब बंदा वैसे ही अंदर से ना टूट के रह जाता है कि 0.1 और ये 0.1 और यहाँ पे 2.6 है, ये वल्लाह आलम कि ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, इतना सारा इतना डिफरेंस। तो उसमें बात यह है कि अगर आप में से किसी का फॉर एग्जाम्पल नहीं होता ना, कि फॉर एग्जाम्पल नहीं हुआ मेरा, आप लोग साल जाया ना करें। मैं आपको एक बड़ी अच्छी सजेशन दूंगा, साल जाया ना करें। आप ये कहते हैं जी मैंने नहीं हुआ, मैं मतलब अब अगले साल दोबारा मैंने अपीयर होना है, ये 2 का फर्क है, ये मैं निकाल लूंगा, ये निकाल लूंगी, वो हो भी जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अपना साल जाया ना करें। आपका नहीं ना हुआ एमडी कैट में, लेकिन आपको पता चल गया कि एंट्री टेस्ट की तैयारी क्या है, आपको ये पता चल गया है कि एमसीक्यूज को एंट्री टेस्ट को तैयार कैसे करना है। आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, बीएस ऑनर्स में एडमिशन ले लें, केमिस्ट्री में ले लें, बायोटेक्नोलॉजी में ले लें, बड़ी जबरदस्त यार फील्ड इस वक्त मौजूद है। बायोटेक्नोलॉजी है, ये बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी तो इस वक्त बहुत ही, इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग और इनका तो बड़ा ही रोल है। आप इसमें एडमिशन ले लें। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे ना, जब आप यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे तो ये एफएससी से बियॉन्ड आपने पढ़ना है। जब आप एफएससी से बियॉन्ड पढ़ेंगे आपका ज़हन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली खुलेगा। ठीक है, आप वो पढ़ें, साथ एमडी कैट की तैयारी खुद से करें। ठीक है, खुद से करें। जब ये किप्स का एक टेस्ट सेशन आता है ना, आप टेस्ट सेशन में आ जाएं। ठीक है, टेस्ट सेशन में सारे टेस्ट दे दें, टेस्टों से आपकी वो रिवीजन भी हो जाएगी, डेफिशिएंसी भी हो जाएगी। और टेस्ट दें, टेस्ट आपको क्लियर हो जाए, आप बीएस ऑनर छोड़ के यूनिवर्सिटी में चले जाएं एमडी कैट के लिए। नहीं होता, आपका साल जाया नहीं होगा, आप उसी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करें। मेरी तरफ से एक सजेशन है आप लोगों को, इस सजेशन पर लाजमी अमल कीजिएगा। अपने साल को, अपने वक्त को जाया ना करें। ये बच्चों बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। ठीक है, जो आपके लिए बेहतर है अल्लाह ताला वो फैसले फरमाए। और ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि साल जाया नहीं करना। ये मैं दोबारा तैयारी करूंगा, रिपीट जरूर हो, लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे जब आप वहां जाके बायो में केमिस्ट्री में चले जाते हैं, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को एफएससी से आगे पढ़ना है। जब पढ़ेंगे तो आपको ये एफएससी की चीजें बिल्कुल बच्चों जैसे महसूस होंगे, छोटी छोटी चीजें कि यार अच्छा ये इस तरह ज़हन खुलता है ना, तो कुछ पॉइंट्स ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाते हैं। ये चीज होती है। अच्छा, ये 43 वाले, एक सैंपल में 16 ग्राम रेडियोएक्टिव मटेरियल है। ठीक है, एंड नॉट है 16 ग्राम। और हाफ लाइफ जो है वो 2 डेज है। और आफ्टर 32 डेज, ठीक है, क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल लेफ्ट का केस है तो m नॉट और 2 की पावर n। ठीक है, ये 16 है डिवाइडेड बाय 2 से 32 तक आपने देखना कितनी हाफ लाइफ गुजरी है।
5 हाफ लाइफ गुजरी है, ठीक है। ये देख रहे 32 डेज के बाद कितनी होगी, 5 हाफ लाइफ गुजरी है, तो 2 की पावर 5, यहां से आगे इसको आप सॉल्व करो। ये बच्चे बात क्लियर है? अच्छा भाई बच्चों, ओके, कल इंशाल्लाह ताला हम जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।